Yes, hello everyone and welcome to this online revision series for OCM. All students, I request you all to please maintain this book as a handbook. एक हैंडबुक की तरह इसको प्यार से संजो के रखें ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले जब इस बुक को उठाएं तो आप सारे पॉइंट्स भी आसानी से रिकलेक्ट कर पाएं और सारे 8 के 8 चैप्टर OCM के हम इस सीरीज में कवर करेंगे, जिससे आप सारे IMP क्वेश्चन एक ही जगह पर पाएंगे। एक ही जगह पर जब आपको सारी चीजें मिल जाएंगी तो आपके लिए रिकलेक्ट करना आसान रहेगा। एक कॉमन चीज जो अक्सर ओसी पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आती है और डिफिकल्टी की तरह, एक हर्डल की तरह सामने आती है, वो ये कि लॉन्ग आंसर्स बाय हार्ट कैसे करें, लॉन्ग आंसर्स लंबे समय तक कैसे याद करें। तो इसका सिंपल और सटीक एक ही उपाय है कि इसको साइकोलॉजिकली तोड़ करके पढ़ो। अक्सर ये कहानी हमने बचपन में भी सुनी है कि यार एक लकड़ी को तोड़ना आसान है लेकिन लकड़ी के भारे को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये बड़े बड़े आंसर जो होते हैं ये लकड़ी के भारे की तरह ही है, इनको आप एक साथ तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो इनको तोड़ने के लिए आपको आंसर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और हमारे शॉर्ट कोड्स की ट्रिक के साथ आप इजीली इसको क्रैक कर पाएंगे और लंबे समय के लिए याद रख पाएंगे। But the only mantra which you have to follow is remember to repeat, repeat to remember, remember to repeat, repeat to remember, remember to repeat, repeat to remember। याद रखो कि वापस पढ़ना है और वापस पढ़ो क्योंकि याद रखना है। ये मंत्र के साथ आप OCM का हर आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कर पाओगे और अच्छे से लंबे समय के लिए यानी बोर्ड एग्जाम तक के लिए याद रख पाओगे, अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। आज का अपना टारगेट है 3 आंसर्स। कितने आंसर्स? 3 आंसर्स। पहला चैप्टर इन 3 आंसर्स के आसपास ही घूमता है। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में ये 3 आंसर्स पूछे जाते हैं और बहुत फेमस ये तीनों आंसर है। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी आंसर रिवाइज करना है तो अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको दूसरे वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप वो आंसर भी पढ़ पाएंगे। बट फिलहाल ये जो सीरीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 आंसर अपन कवर कर रहे हैं जो पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू भी आपको दे देंगे। तो पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और पहले चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत फेमस चैप्टर है, बहुत पॉपुलर चैप्टर है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये OCM की जान है, हार्ट एंड सोल है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में डेफिनेटली इस चैप्टर का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और यहां पर आज अपन इसके 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और इन 3 क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ। तो ये प्रिंसिपल्स होते क्या है? Every answer should always begin with an introduction and then go on with the points and the conclusion। इसी तरह कोशिश करते हुए हम आंसर को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो सिंपल है, प्रिंसिपल्स तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, ये फंडामेंटल ट्रूथ है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो बड़ों ने बनाई हैं, समाज ने देखी हैं, कई साल में फॉलो की गई हैं और इन्हीं के आधार पर आगे ऑर्गेनाइजेशन सफलता प्राप्त करता है। तो प्रिंसिपल्स अक्सर एक मॉरल सोसाइटी की तरह आपके सामने हमेशा रहेंगे और उन्हीं को फॉलो करके आप सफलता हासिल कर पाएंगे। बचपन से हमें सिखाया जाता है चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। तो हमारे लिए वो एक प्रिंसिपल बन जाता है कि हाँ, चोरी करना तो गलत काम है, ये तो पाप है। तो इसी तरह के कई प्रिंसिपल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंस्टीट्यूट में हमारे सामने आते हैं और वो हम फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में और सफलता हासिल कर पाएंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली आर प्रिंसिपल्स? माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट फंडामेंटल ट्रूथ। याद रखिए कि यहां पर मुख्य चीजें जो है वो आप नोट डाउन करके रखें और उसको लिखते रहें। जैसे कि यहां पर प्रिंसिपल क्या है तो वो है फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर। बिलीफ और बिहेवियर, बिलीफ और बिहेवियर, ये एक ऐसा फंडामेंटल सच है जो आपके बिलीफ और बिहेवियर पर टिका हुआ है और ये आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करता है। इससे आप सफलता की सीढ़ियां आराम से चढ़ पाते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल ट्रूथ दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर।
दोस्तों मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड टू गाइड। इसका मकसद क्या है कि आपको गाइड करें और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम कर सकें। सिंपल है। आजकल की मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें तो एक एम्प्लॉय को खाली काम पे नहीं रखते हैं, उसको काम पे रख के उसके घर पे गाड़ी भी भेजते हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस। आहा, एम्प्लॉय सोचता है ओ माय गॉड कंपनी मेरा कितना ख्याल रख रही है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, बस प्रिंसिपल फॉलो कर रही है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को कि वो एम्प्लॉय उसको अपना समझ के काम करे। कंपनी को अपना समझ के काम करेगा तो कंपनी को मुनाफा होगा और कंपनी उसी में से कमा पाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर ये उसूल, ये प्रिंसिपल्स सिर्फ इसीलिए है कि वो आपके इन्फ्लुएंस कर सकें बिहेवियर को। वो एक गाइडलाइन है जिसके जरिए आप बेहतर बेहतर और बेहतर काम कर सकें। किसके लिए? कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है क्या? यहां पे कुछ और चीजें बताई गई हैं जिसमें दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। क्या लिखोगे? इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग, बहुत घिसा पिटा वर्ड है अनूप, एफिशिएंसी। क्या वर्ड है? एफिशिएंसी। क्या वर्ड है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों कि यार बेहतर बेहतर और बेहतर। मतलब कंपैरिजन किससे है? खुद से। कंपैरिजन किससे है? खुद से। कंपैरिजन किससे? खुद से। पहले जैसा था वैसा ही नहीं रहना है, कांस्टेंट और स्टैटिक नहीं रहना है, अब नया सुधार अपने आप में लाते रहना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। दोस्तों दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल्स ये भी ध्यान रखते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल कैसा बनाते हैं। बड़े मैनेजर्स, छोटे मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही आता है। एंड दैट इज व्हाई दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर संस्था को ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। ये जो 3-4 लाइन का यहां पर इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से एटलीस्ट 2 लाइंस आपको आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 2 लाइन आपको आनी चाहिए। और उसमें जो मैंने मार्क किया है उतना भी अगर आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है क्या? 2 चीजें तो दिमाग में फिट ही कर लो। फंडामेंटल ट्रूथ है, काय के ट्रूथ है, फाउंडेशन सिस्टम बिलीफ और बिहेवियर के, जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एम्प्लॉइज का बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। गाइड एंड ऑफ द एम्प्लॉइज। इजी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आहा, क्या है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। आंसर का नाम एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। एबीसी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। एबीसी प्रिंसिपल्स, अरे एबीसी प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन का नाम है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन का नाम है, पहले क्वेश्चन को समझो। प्रिंसिपल्स क्या है वो तो अपने को समझ गया। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस हैं जो सबको फॉलो करनी है। लेकिन ये गाइडलाइंस का नेचर कैसा है? क्या ये कंपलसरी हो जाएंगी? क्या ये स्ट्रिक्ट हो जाएंगी? क्या ये फ्लेक्सिबल होंगी या नहीं? ये नेचर है, ये स्वभाव है प्रिंसिपल का, जो इन पॉइंट्स के माध्यम से हमें सीखना है। क्वेश्चन का नाम है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम ए बी सी। क्या? ए बी सी। क्या? ए बी सी। प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। जनरल, फ्लेक्सिबल, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। ए बी सी प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल। ए बी सी प्रिंसिपल्स, जनरल। स्टार्ट करें, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ। अरे ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ।
मतलब देखिए कोई ऐसा कम ज्यादा नहीं है। आगे जाकर के आप बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है। सारे प्रिंसिपल्स इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। आप सोचोगे नहीं मैं सिर्फ यही वाला प्रिंसिपल फॉलो करूं, वो वाला नहीं करूं, तो नहीं चलेगा। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। All principles of management are of equal importance. Those are to be practiced simultaneously to get best results in form of achievement of predefined goals. ये एक ही लाइन में पूरा पॉइंट समझ जाना चाहिए भाई। ये एक ही लाइन में क्या, दे आर टू बी प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपको सभी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं सो दैट यू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्रीडिफाइंड गोल्स। आपने जो लक्ष्य बनाया था, जो भी प्रॉफिट के बारे में सोचा होगा, जो भी गोल ऑर्गेनाइजेशन का आपने सोचा होगा, वो आप अचीव तभी कर पाओगे जब सारे प्रिंसिपल्स एक के बाद एक साइमल्टेनियसली आप फॉलो करोगे। ओनली देन, बिकॉज ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। एक को फॉलो किया दूसरे को नहीं किया तो नहीं चलेगा। ये उसूल, ये गाइडलाइंस जो हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े मैनेजर्स, हमारे सीनियर्स बना के गए हैं, वो सारे ही इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। हमें वो सभी फॉलो करने पड़ेंगे। ए फॉर ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। यहां पे आखिरी एक एग्जाम्पल के साथ अपन क्लोज करते हैं इसको। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंसेस। मतलब ये रिजिड नहीं है, ये प्योर साइंस के जैसा एब्सोल्यूट नहीं है कि ऐसा तो ऐसा ही, हाँ इसका रिएक्शन ऐसा ही होएगा, ऐसा नहीं है। ये समय समय पर बहुत अच्छे से मॉडिफाई भी हो सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट हर टाइम पर दे सकते हैं। They are not absolute like pure science, like chemistry, mathematics, etc. With some modification according to requirement, organization needs to apply the principles of management. मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई साइंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप इतने मात्रा में ही ये केमिकल डालिए, उतने मात्रा में ही ये केमिकल डालिए। यहां पर दोस्तों आप जरूरत के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से ऑटोमेटिकली मॉडिफिकेशन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझा क्या? अपन क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम ABC प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल, जनरल, फ्लेक्सिबल, A फॉर ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट है, नन्हा सा पॉइंट है, मुन्ना सा पॉइंट है, बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियर हमने इंट्रो में पढ़ा था। इंट्रो में इन्फ्लुएंस करता है क्या? बिहेवियर। इन्फ्लुएंस करता है क्या? बिहेवियर। किसका? एम्प्लॉय का। मैंने इसको लेने के लिए गाड़ी भेजा ना, तो ये कंपनी को अपना समझे, कंपनी गाड़ी भेज रही है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, पगार थोड़ा कम है लेकिन गाड़ी भेज, तू तो धक्के खा के जाता ट्रेन में, चुक 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 चुक। हम लोग तो भाई गाड़ी आती है सुबह मस्त आराम से, और छोड़ने भी रात में आती है गाड़ी। गाड़ी में जाओ, एसी चालू है, गाने सुनो, रेडियो पे आराम से चल रहा है सब कुछ। तो यहां पर उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया ना। उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर लिया कंपनी ने बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड दैट इज व्हाट दिस डज। प्रिंसिपल्स ये बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। इट इज वेरी सिंपल। कई बार ये प्रिंसिपल्स जो हैं, ऑर्डर जैसा एक प्रिंसिपल है बहुत फेमस, जिसमें सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखने का प्रिंसिपल बताया गया। जब सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर होती हैं तो काम करने वाला बहुत अच्छे से और एफिशिएंटली काम कर पाता है, क्योंकि उसको वो चीज वहां पर मिल जाती है। उसका डेस्क एकदम क्लीन है, उसको पता है उसकी पेन कहां है, उसको पता है उसका बुक कहां है, उसको पता है कहां पे कंप्यूटर का बटन है, कहां पे कौन सी चीज है। एंड स्लोली एंड स्टडीली हिज वर्क एथिक्स इंप्रूव। ऐसे ही कई छोटे छोटे प्रिंसिपल्स मदद करते हैं आपका बिहेवियर चेंज करने में और आसानी से आपको एफिशिएंसी दिलाने में। सिंपल सी बात है, आपके
डेस्क के पास एक डस्टबिन है ही नहीं, तो आप खाते हैं कचरा वहीं फेंक देते हैं, बिहेवियर बेकार है। लेकिन वहां पर किसी ने डस्टबिन रख दिया तो आप खाएंगे, शर्म के मारे उसमें फेंकेंगे, आपको मालूम है डस्टबिन रखा है, बिहेवियर चेंज। तो ये बिहेवियरल नेचर है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। Management principles are designed to influence human beings. Designed to influence human beings. Designed to influence human beings. These principles control a group of person and direct them to achieve the objectives. Direct them to achieve the objectives. मतलब हम उनको एक दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसे ऐसे ही आप अचीव कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स। ए और बी समझा क्या? A से all are of equal importance. All principles are of equal importance. All principles are of equal importance. B से behavioral in nature. B से behavioral in nature. समझा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। A B C A B C A B A B C A B हा। C से आता है cause and effect relationship. Cause and effect relationship. Cause and effect relationship. Principles of management are the base for taking decision. मतलब इन्हीं उसूलों के आधार पे आप निर्णय ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। ध्यान से सुनना ये एग्जाम्पल, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स। सिंपल है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। क्या बोलता है? अगर आप अच्छी पगार दोगे तो एम्प्लॉय और अच्छे से काम करेगा। आप उसको दिवाली में बोनस भी दे रहे हो, वो और खुश होकर और अच्छा काम कर रहा है। आप उसको बोल रहे थे भाई ये टारगेट है, ये टारगेट अचीव कर, और पगार और इंसेंटिव और बोनस, वो और खुश होकर के काम करेगा। समवेयर और द अदर, दिस इज व्हाट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज। कॉज एंड इफेक्ट मतलब हम एक मकसद को देखकर ही कोई काम करते हैं। ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी है ना, और इसीलिए इस एक्टिविटी में हमेशा एक मकसद होता ही है, एक कॉज होता ही है, और उसी से रिलेटेड इफेक्ट नजर आता है। याद रखिए दोस्तों कि आप जितना ज्यादा प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे उतने डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे, और वो डिसीजंस कॉज एंड इफेक्ट पर ही डिपेंडेंट होंगे। ए बी सी समझा क्या? छोटा सा पॉइंट समझा। सी से अपन क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एबीसी प्रिंसिपल्स जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। एबीसी प्रिंसिपल्स जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। एबीसी प्रिंसिपल्स जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। ए फॉर ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ। बी से अपन ने पढ़ा, बी से अपन ने पढ़ा, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं। जनरल, फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल। जनरल, फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल। दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। हम बात करें जनरल पे तो हमारे सामने आती है जनरल गाइडलाइंस। एक बचाना है यहाँ पे, सॉरी, एबीसी प्रिंसिपल्स करना है ना, तो एबीसी प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स आर फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई ऐसे फालतू नहीं है। जिन्होंने भी ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके एक्चुअल में इन्हें फेस करते हुए ये गढ़े हैं। Principles are created by practice and experiments. They are not just general guidelines, but they are actually generally created so that they can be useful in the modern day world as well. आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में भी वो काम आ सकें, ऐसी जनरल गाइडलाइंस बनाई गई हैं, एंड दैट इज व्हाई द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थॉरो रिसर्च वर्क. Systematic observations and experiments are conducted before developing them. एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट देखकर फिर प्रिंसिपल बनाया गया है, ऐसे ही बुक में नहीं लिख दिया गया. The results of such experiments have been developed as a principle
and after its practice in organization it has been successfully completed. ABC प्रिंसिपल समझा? अगले पॉइंट पे आते हैं, जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस. मतलब कोई नौसिखिया है, उसको पता नहीं है बेचारे को, तो ये प्रिंसिपल्स है ना, उसको एक जनरल आइडिया देंगे, एक ओवरव्यू देंगे कि ये काम को ऐसे करने का. जैसे मैंने आते ही आप लोगों को बताया कि पहले हैंडबुक बनाना है, ये मकसद है तुम्हारा. एग्जाम के एक दिन पहले ये बुक काम आए, उस तरह से ये बुक बनाओ. तुम खुद ही इसमें से पढ़ने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो, वैसी बुक बनाओ. तो ये मैंने क्या दिया? जनरल गाइडलाइन दिया. सिमिलरली ये प्रिंसिपल्स भी पहले कोई लोग काम करके गए हैं, वो लोग गाइडलाइन दे रहे हैं कि देख ऐसा करेगा तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा करेगा तो और अच्छा बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा करेगा तो और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा. So they are general guidelines in tackling the organizational situation wisely as well as in solving the problems. खास बात क्या है? They are not rigid. They are not rigid. मतलब ऐसा नहीं कि हमने ऐसा किया तो तू भी ऐसा ही कर, तू थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है तेरी जरूरत के हिसाब से, तेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्केल के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं. किसी का लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन डू इट accordingly. Which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature. Situation, size and nature of the organization. For example, when we say fair remuneration, example बहुत अच्छा है. जब हम बात करते हैं fair remuneration की, तो fair ये वर्ड में उसने ऐसा नहीं बोला कि बहुत ज्यादा और ऐसा भी नहीं बोला कि बहुत कम. उसने बोला है fair होना चाहिए. अब फेयर ये सबके ऊपर लागू होता है ना, एक छोटी संस्था पे भी और एक बड़ी संस्था पे भी. मतलब पगार दो, कैसा दो? फेयर दो. अब तुम डिसाइड करो तुम्हारी संस्था के हिसाब से कि तुमको ज्यादा परवड़ेगा या कम परवड़ेगा. तो फेयर रेम्यूनरेशन तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं. सिंपल है, समझ में आया एवरीवन? Financial condition of the organization can also be taken into consideration. Easy लग रहा है? जनरल गाइडलाइन. जनरल गाइडलाइन में एक चीज आपको कंपलसरी लिखना ही है, क्या? They are not rigid. क्योंकि ये सबसे खास बात है इसकी. ये गाइडलाइन कैसे हैं? जो रिजिड नहीं है, इन सब पे लागू होते हैं, जनरल हैं. Everyone can apply them in their organization according to the size, according to the nature and according to the situation. Understood? जनरल गाइडलाइन समझा? एबीसी प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल. जनरल, फ्लेक्सिबल और आखिरी दो पॉइंट देख लेते हैं. अगला पॉइंट निकल करके क्या आता है? फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल तो भाई जैसा यहां पर बताया गया कि रिजिड नहीं है, तो रिजिड नहीं है तो क्या है? फ्लेक्सिबल है. रिजिड नहीं है तो क्या है? रिजिड नहीं है तो क्या है? यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. इट मींस दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं, और कौन सा कब लागू होगा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द बिजनेस सिचुएशंस कीप्स ऑन चेंजिंग. कभी भी एक ही सिचुएशन बिजनेस में नहीं रहती है ना. बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हाईज आते हैं, कभी लोज आते हैं. कोरोना काल के अंदर सभी बिजनेसेस ने बहुत सारे लोज देखे. So somewhere or the other it is understood that the situation keeps on changing. Management principles can be adjusted and can be used in the organization according to its need. जरूरत के हिसाब से यूज करना, इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. क्या बोलते हैं? आखिरी पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही संस्थाओं के लिए है, ये यूनिवर्सल इन नेचर. यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब होता है ये सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. ये एक पान टपरी वाले को भी लागू होता है, एक डेयरी प्रोडक्ट्स वाले को भी लागू होता है, एक बड़ी संस्था, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टाटा बिरला जैसी, उसे भी लागू होता है. मतलब this is universal, it is for everyone. These principles are tried and tested, they are practiced and observed with experiments. And that is why they are for everyone, they are for all.
Why? Because they are related to human behavior. ये लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड है और इसीलिए ये बेस्ट है। समझ में आया? यस, तो यहां पे याद रखेंगे दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू, ये सबसे मेन लाइन है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिजल्ट्स में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड, बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ। इजी है। टोटल अपन ने 7 पॉइंट का आंसर देख लिया है। क्वेश्चन का नाम है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन का नाम है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम ABC प्रिंसिपल्स, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। आंसर का नाम ABC प्रिंसिपल, जनरल, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। आंसर का नाम ABC प्रिंसिपल। ए से ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ए से, बी से बिहेवियरल इन नेचर, बी से, नेक्स्ट वन सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सी से, इसके बाद आता है पी से प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड ABC प्रिंसिपल्स के बाद जनरल गाइडलाइन, जनरल, उसके बाद आया फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और, इतना समझ में आया क्या? सबने 7 पॉइंट नोट डाउन किए रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद और 2 आंसर करने हैं तो एक बार फटाक से रिवाइज कर लो जो जो पढ़ा है। फटाक से एक बार रिवाइज करने का मतलब होता है कि इसको ऐसे आपको रिकैप करना है कि आप एटलीस्ट बिना देखिए 7 पॉइंटर्स लिख पाए। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा टारगेट क्वेश्चन है मोस्ट IMP क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, सबसे फेमस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अनूप, ये जो 14 प्रिंसिपल है, ये जो 14 प्रिंसिपल्स है, ये जड़ी बूटी जो अभी पहले आंसर में अपन ने बोला प्रिंसिपल है जनरल, प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबल, प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल? तो भैया हेनरी फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं उन प्रिंसिपल्स की ही हम बात पहले आंसर में कर रहे थे। ये जो हेनरी फेयोल भाई साहब हैं, ये खुद तो एक माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने अपने करियर में, अपने दौर में कई ऑब्जर्वेशन, कई प्रैक्टिसेस, कई एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ये 14 प्रिंसिपल्स लोगों के सामने रखे और इसीलिए आज ये मैनेजमेंट गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। हेनरी फेयोल के ये 14 प्रिंसिपल बोर्ड एग्जाम में 100% आते ही हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। बोर्ड एग्जाम के पिछले 5-6 साल के पेपर अगर निकाल के देखेंगे, OCM के हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिखता ही दिखता है। हालांकि जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, कई लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है, पूरे 14 पढ़ें क्या? पूरे 14 प्रिंसिपल पढ़ना जरूरी है क्या? हमको तो 7 बोला है, हमारे मॉडरेटर ने हमको बोला है 6 पढ़ो, कोई बोलते हैं 5 ही प्रिंसिपल पूछता है। दोस्तों देखिए, मेरा जवाब बहुत ही सिंपल सा है। 14 प्रिंसिपल्स ये पूरे के पूरे पढ़कर जाना जरूरी है। इसका कारण सिंपल सा इतना ही है कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको बोलता है एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप कंफर्टेबली 5 लिख पाएंगे। अगर पूछता है 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप 14 पढ़ के गए, 6 तो आराम से लिख ही देंगे। इसके अलावा उन 6 के अलावा कहीं और किसी दूसरे क्वेश्चन में, जैसे कि केस स्टडी में या कहीं और किसी दूसरे आंसर इन ब्रीफ वगैरह में, अगर केस स्टडी में या आंसर इन ब्रीफ में प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको दूसरे प्रिंसिपल्स भी पता होने जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हमारा मकसद सिर्फ ये है कि 14 प्रिंसिपल एक बार रिकैप कर लें और अपनी हैंडबुक में एक बार लिख के ले लें, एक शॉर्ट कोड के साथ इसको आसानी से याद कर ले, ताकि 14 में से कोई भी कहीं पे भी आए, अपने को उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल इन डिटेल। आंसर का नाम ऐड इन सोर्स, आंसर का नाम ऐड इन सोर्स, आंसर का नाम ऐड इन सोर्स, आंसर का नाम ऐड इन सोर्स। ये कीवर्ड भी ऐसी फालतू में नहीं बना दिया गया है। ऐड इन सोर्स मतलब हेनरी फेयोल बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल जो है इनको अपनी जड़ों में ऐड करो तो ही आप सक्सेस हासिल करोगे। सोर्स मतलब योर ओरिजिन,
and you have to add these principles in your source so that you grow and you grow as your business grows. जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा आपकी भी तरक्की होगी, आपका भी डेवलपमेंट होगा, and that is why add in source, add in source. दोस्तों हर आंसर का एक इंट्रोडक्शन बनता है और इसीलिए इस इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें ध्यान से तो आपको दिखाई देगा हेनरी फेयोल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर who turned a leading industrialist and a successful manager. He started his career as a mining engineer in French mining company and rose to the position of chief managing director. यहां से लिख सकते हो, after conducting many experiments and observation in organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration. ये है आपका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या बोलता है अर्नव? इंट्रोडक्शन सिंपल सी बात बोलता है कि भाई मैं एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था. कौन? हेनरी फेयोल. उसने अपने करियर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस किए और उसके जरिए उसने 14 प्रिंसिपल प्रपोज किए खुद की ही बुक में, पटेली करते हुए. खुद की बुक का नाम क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. और फाइनली वो बुक बहुत पॉपुलर हुई, कई लोगों ने उसको पढ़ा, कई लोगों ने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया और आज भी फॉलो करते आ रहे हैं. और इसीलिए ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. इंट्रो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है एकदम? आंसर का नाम एड इन सोर्स. क्या? एड इन सोर्स. क्या? एड इन सोर्स. क्या? एड इन सोर्स. स्टार्ट करें. चलिए सबसे पहला पॉइंट है बॉस, अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड. बहुत ही आसान पॉइंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट है. एड का ए बोले तो अथॉरिटी एंड, एड का ए बोले तो अथॉरिटी एंड. ये सिक्के के दो पहलू है अर्नव. अथॉरिटी के साथ क्या आती है? They go hand in hand. They go hand in hand. They go. आप किसी को हक दे दोगे डिसीजन लेने का, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेगा तो नहीं चलेगा. अथॉरिटी के साथ क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. तो याद रखिए, अथॉरिटी इज राइट टू टेक डिसीजंस. Authority is समझ में आ रहा है? It is necessary to get things done appropriately from subordinates. बहुत जरूरी है एक मैनेजर के लिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट से सही ढंग से काम करवा ले, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल. समझ रहा है कि नहीं? Management is an art of getting things done through the people, by the people, with the people, for the people, through the people, by the people, with the people, for the people. तो भाई काम करवाना है सबऑर्डिनेट से, अथॉरिटी देंगे तभी काम होगा. लेकिन अथॉरिटी अकेली नहीं आएगी, हैं? साथ में सहेली को लेके आएगी. अथॉरिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. If the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. ज्याची जबाबदारी आहे त्याला ती जबाबदारी घ्यावीच लागेल. जिसकी जबाबदारी है उसे वो जबाबदारी लेनी पड़ेगी. अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. समझ में आएगा? बहुत ही सिंपल है दोस्त. मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज to take managerial decision on his own in respect to the goal. मतलब बहुत सिंपल बात है. आखिरी सेंटेंस में भी यही कहा गया है कि अपने मकसद, अपने गोल से रिलेटेड निर्णय लेने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मैनेजर की ही होती है. तो पहला प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड एड इन सोर्स. ए फॉर अथॉरिटी एंड. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सा पॉइंट है. डी से डिवीजन ऑफ, डी से काम का बंटवारा होना चाहिए, बहुत जरूरी है. टेक्निकल काम टेक्निकल पर्सन को दो, फाइनेंशियल काम फाइनेंशियल नॉलेज के आदमी को दो, कमर्शियल काम सिक्योरिटी के काम, उसके ऑपरेशंस, अकाउंटिंग और मैनेजरियल ऑपरेशन
जेनो काम एने साजे, बीजा करे तो घंटा बाजे। बहुत सिंपल कहावत है बॉस। काम का बंटवारा सही से होना ही चाहिए। अगर काम का बंटवारा सही से नहीं होगा, ओहो, काम का बंटवारा अगर सही से नहीं होगा तो यार काम ठीक से नहीं होगा। काम का बंटवारा अगर सही से नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं। बहुत सिंपल बात है। यू हैव टू डिवाइड द वर्क प्रॉपरली, असाइन द टास्क टू एफिशिएंट पीपल, राइट पर्सन राइट जॉब, राइट पर्सन राइट जॉब। तो यहां पर याद क्या रखना है कि आपको द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, सच एज टेक्निकल काम, फाइनेंशियल वर्क, कमर्शियल वर्क, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग वर्क, मैनेजरियल वर्क। सारा काम आप डिवाइड कर दो, बाइफरकेट कर दो अच्छे से, तभी तो काम अच्छे से आप समझ पाओगे एंड उसे परफॉर्म भी कर पाओगे। इट इज असाइन्ड टू एम्प्लॉइज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। कोई एक एम्प्लॉय है जो टैली अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप गोडाउन में बिठा दोगे तो आप रिसोर्सेस का वेस्टेज कर रहे हो। आपको वो काम उसी को देना चाहिए जो उस काम में बेस्ट है, जो उस काम में माहिर है, तभी तो वो काम बेहतर ढंग से कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। ये डी समझा क्या? एड इन सोर्स में ए से क्या था? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी से क्या था? याद रहेगा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है डी से। डी से हेनरी फ्योल बोलते हैं, देखो बाकी सब तो ठीक है लेकिन बेसिक डिसिप्लिन होना जरूरी है। किसी भी काम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बेसिक डिसिप्लिन होगा तो बहुत अच्छा होगा। वो बात कर रहे हैं बेसिक डिसिप्लिन की। किसकी? इट इज नेसेसरी दैट बेसिक डिसिप्लिन इज प्रेजेंट एट वर्क। जैसे टाइम पे एम्प्लॉइज का काम पर आ जाना, बेसिक डिसिप्लिन। तुम आओगे ही लेट तो काम शुरू लेट करोगे, लेट शुरू किया तो खत्म भी लेट करोगे, बीच में तुम यार रिसर्च मांगोगे, चाय पानी की पटेली करोगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट मांगोगे और लेट करोगे। कहीं ना कहीं जरूरी है कि बेसिक डिसिप्लिन काम काज में हमेशा बना रहे। बिना डिसिप्लिन के लाइफ ही अपनी खराब हो जाती है। बिना डिसिप्लिन के अपनी लाइफ तक सही से नहीं चल सकती तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। और इसीलिए हेनरी फ्योल का ये बेसिक प्रिंसिपल है क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दॅट गव्हर्न द ऑर्गनायझेशन. जे काहीही रूल्स सांगितलेले आहेत ऑर्गेनाइजेशन मध्ये की एवढ्या टाइमवर तुम्हाला इकडे थांबायचं है, इतने बजे आपको आना है, इतने बजे आपका टाइम आउट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है आकाश, वो फॉलो करने ही हैं। वो रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे तो यार काम ढंग से नहीं होगा, ना ऑर्गेनाइजेशन का ना आपका। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो देम। गुड डिसिप्लिन, ये लाइन अंडरलाइन कर दो और लिख दो, गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर लीडर अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली लीडरशिप के साथ साथ डिसिप्लिन इनकलकेट कर पाएगा। देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिसिप्लिन फॉलो करने या ओबे करने के लिए सिर्फ लोअर लेवल को बोला जा रहा है, टॉप लेवल पे डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रही है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल खराब हो जाएगा। डिसिप्लिन जो है वो हर लेवल पे सिमिलरली फॉलो होना चाहिए, साइमल्टेनियसली फॉलो होना चाहिए। विथ बेसिक डिसिप्लिन द वर्क कैन बी इजियर एंड एफिशिएंटली डन। एड समझा क्या? क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आंसर का नाम एड इन सोर्स। एड के अंदर ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क और डी से एड। समझा? इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो इन बोले तो इन बोले तो इनिशिएटिव, एक कदम आगे बढ़ा करके मैं कर सकता हूं ये काम। मतलब इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग पीछे हट जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं और दो डायलॉग मार के
आपको कई बार ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव लेना चाहिए। साथ ही साथ जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो इनिशिएटिव लेने वाले को सराहें, उनको प्रोत्साहन दें, मोटिवेट करें और उन्हें सही गाइडेंस दें, उनके आइडियाज को डिस्कस भी करें। इनिशिएटिव ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अच्छी सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि इनिशिएटिव लेने वाले वाकई में जोशीले होते हैं, वाकई में वो बहुत अच्छे आइडियाज लेकर आ सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। ये अंडरलाइन कर देना, टू डू द वर्क in an innovative way. The freedom to think and work on new ideas encourages employees to take initiative. अगर जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो आपको फ्रीडम दे रहा है आइडियाज नए लाने का, उनके ऊपर काम करने का करेज दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली इनिशिएटिव लेने के लिए प्रोत्साहित हो जाते। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड by the manager, including thorough discussion on those new ideas. मतलब हेनरी फेयोल देखो एक तरफा बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ज्ञान एम्प्लॉइज को नहीं दे रहा है, वो मैनेजर्स को भी बता रहा है कि क्या करना चाहिए। वो एम्प्लॉइज को बोल रहा है डिसिप्लिन रहने के लिए, वो एम्प्लॉइज को बोल रहा है इनिशिएटिव लेने के लिए, लेकिन वो साथ ही साथ मैनेजर्स को भी बोल रहा है कि कोई एम्प्लॉय अगर इनिशिएटिव लेता है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको प्रोत्साहित करो, उसे मोटिवेट करो, और फिर ही आप ऑर्गेनाइजेशन में साथ मिलकर काम कर पाएंगे और सक्सेस हासिल कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाना है, अल्टीमेट गोल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दिलाना है, तो वो तो एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के साथ काम करने से, कोऑर्डिनेट करने से ही आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? आई से इनिशिएटिव समझा, एड इन समझा, एड के अंदर ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिसिप्लिन, और इन बोले तो एड इन सोर्स पे आ जाते हैं फटाफट से। एड इन सोर्स में अगर अपन देखें तो यहां अपने को दिखेगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ, याद रखिए कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो यू आर वर्किंग ऑन अ ग्रुप एक्टिविटी, यू आर वर्किंग विद अ टीम। तो हमेशा खुद का बाद में सोचिए, पहले संस्था का सोचिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन का सोचिए। योर इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। सबऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है खुद का बाद में, उसे नीचे रखो, खुद के इंटरेस्ट को, सेल्फिश मत बनो, टीम का सोचो और टीम के लिए काम करो। विराट कोहली भी हमेशा यही कहता है कि मेरा सेंचुरी नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन टीम जीतनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। आप ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करते हैं, सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाइल टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर को क्या ध्यान देना है? होल ग्रुप, पूरे ग्रुप का फायदा किसमें? एज अ लीडर मैनेजर को भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, मैनेजर को पार्शियलिटी नहीं करनी है, मैनेजर को हमेशा ध्यान रखना है कि सबका फायदा हो, सबका भला हो, और फिर पूरा ग्रुप एक साथ आगे बढ़ सके, rather than interest of a single employee. Similarly, the employee should protect the interest of the organization first, and his personal interest should be. देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द विनिंग द मैच एज अ टीम रादर देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड। इजी पॉइंट है। एड इन सोर्स का पहला एस समझ में आ रहा है? एस फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ, सबऑर्डिनेशन ऑफ, सबऑर्डिनेशन ऑफ, सबऑर्डिनेशन ऑफ। दूसरा एस स्केलर चेन, दूसरा एस, अरे दूसरा एस, दूसरा एस, एस बोले तो स्केलर चेन, एस बोले तो
एस बोले तो स्केलर चेन, याद रहेगा। स्केलर चेन सिर्फ एक हायरार्की है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द, काय के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब यार प्रॉब्लम है, बातचीत करनी जरूरी है, ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो उससे अच्छा एक हायरार्की फॉलो करता हुआ होना चाहिए। हमारे हेनरी फयोल भाई साहब यही कहते हैं कि आप पहले आपके इमीडिएट सुपीरियर से बात करें। आपके संस्था में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पहले किसको रिपोर्ट करोगे, जो आपका सुपीरियर है उसको। आप डायरेक्ट ही बोले नहीं मेरे को धीरू भाई को फोन लगा, नहीं वो मुकेश कौन है, बात करा उससे ऐसे कैसे, तो मुकेश बोले कौन है भागा इसको, बट सिंपल सी बात है, आप आपके सुपीरियर से पहले बात करेंगे। आपका जो असिस्टेंट मैनेजर है, आपका जो डिपार्टमेंट मैनेजर है, उससे आप पहले बात करेंगे, ओनली देन यू विल गो फर्दर। ये कम्युनिकेशन का एक चैनल है जो हर किसी को फॉलो करना है। आपकी बात सबसे पहले आप क्लास टीचर को कहते हैं, क्लास टीचर जाके उसके सुपरवाइजर को कहता है, सुपरवाइजर जाकर के अपने प्रिंसिपल को कहता है, प्रिंसिपल जाकर के अपने ट्रस्टीज को बात पहुंचाता है। तो इस तरह से एक हायरार्की हमेशा कम्युनिकेशन की फॉलो होती है। इसी को हम मैनेजमेंट की भाषा में स्केलर चेन बोलते हैं। दोस्तों, दिस हेल्प्स टू एंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि यही हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली हेडमास्टर के पास नहीं जा सकते या प्रिंसिपल के, ये कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डरली फ्लो होना चाहिए। इसलिए हेनरी फयोल ये सजेस्ट करते हैं कि हायरार्की को फॉलो किया जाए। इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, कुछ लोगों को ना मिले, एंड दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी कि आप ऑर्डरली फ्लो में जाएं। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन व्हिच इज टाइम कंज्यूमिंग। ज्यादा बड़ा स्केलर चेन है तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये इसका नेगेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि यार ज्यादा बड़ा स्केलर चेन हो गया तो टाइम कंज्यूमिंग है, डिसीजन लेने में लेट हो रहा है, आपको जल्दी छुट्टी चाहिए, क्लास टीचर बता नहीं रही है, सुपरवाइजर को पूछूंगी बोल रही है, आप खुद ही जाके सुपरवाइजर को पूछ लिए। तो इस तरह से आप टाइम बचा भी सकते हैं, और इसी को कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? ये क्यों होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। क्यों होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। स्केलर चेन में आपको इतनी ही चीजें याद रखनी। स्केलर चेन दिखने में भले ही बड़ा पॉइंट हो टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको याद क्या रखना है? ये हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, यानी सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटी बोल सकते हो। फ्रॉम टॉप लेवल टू टॉप लेवल टू काय के लिए? काय के लिए? काय के लिए? ये क्यों होता है? टू एंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड याद क्या रखोगे? लार्ज स्केलर चेन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। लार्ज स्केलर चेन कैन बी large scalar chain can be so to avoid longer chain gangplank can be used for direct communication and proper permission of authorities necessary। मतलब अगर आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो गैंग प्लैंक यानी आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, लेकिन प्रॉपर अथॉरिटीज का परमिशन लेकर के ये फॉलो करो। अंडरस्टूड? दो एस समझे क्या? पहला एस था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा एस स्केलर चेन, दूसरा एस तीसरा एस है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ अरे स्टेबिलिटी बोले तो स्थिरता। अब यहां बैठे बैठे लेक्चर सुनते सुनते कई लोग अस्थिर हो रहे। अस्थिर नहीं होना है, स्टेबल रहना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब ड्यूरेशन। लंबे समय के लिए जो स्टेबल रहेगा वही सफलता हासिल करेगा। इट इज एसेंशियल दैट यू बी स्टेबल थ्रू आउट द टेन्योर यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फयोल का जो प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने के लिए आया है, जो एम्प्लॉय है, उसको आप पहले से बताओ, क्लैरिटी रखो कि उसको आप कितने महीने के लिए काम पे रख रहे हो, कितने साल के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। ऐसे स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी और वो लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहेगा।
इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। रिक्रूटमेंट मतलब काम पे जब अपॉइंट कर रहे हैं तब, और वही टाइम पे क्लैरिटी दे दो, वही टाइम पे अपॉइंटमेंट लेटर देने के टाइम पे बता दो कि भाई ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने बाद अगर काम अच्छा लगा तो हम लोग आपको वापस अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज यू विल बी टर्मिनेटेड। तो उसको भी पता रहेगा कि मुझे 6 महीना अपना बेस्ट देना है, 6 महीना अपना बेस्ट दूंगा, यहां पर बेस्ट तरीके से काम करूंगा तो हो सकता है ये लोग मुझे प्रमोट करें और आगे भी अपॉइंट करें। इससे आती है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। द मैनेजमेंट शुड अश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट को काम पे रखने के टाइम पे ही जॉब सिक्योरिटी के बारे में, टेन्योर के बारे में सारी चीजें समझा देनी चाहिए। It plays very important role in creating a sense of belongingness among the employees. कई बार ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, इनसिक्योरिटी इन जॉब always affects the efficiency of employees adversely, whereas job security minimizes employee turnover ratio. कई बार क्या होता है मालूम है, अगर एम्प्लॉय को पता है कि यार उसको निकालने वाले, उसको मालूम है उसका काम पसंद भी नहीं किया जा रहा है, तो उसका काम करने का जो रवैया है, जो तरीका है, वो बदल जाता है। वो लीस्ट इंटरेस्ट से काम करता है। उसको मालूम है मेरे को तो ट्रेनिंग पीरियड के लिए रखा है, उसके बाद तो निकाल दें, तुम्हारे को इसके लिए काम करूं। अगर उसको पता है कि नहीं यार उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, तो वो कंपनी को अपना समझ के काम करेगा और ज्यादा बेहतर ढंग से काम करेगा। एंड दैट इज व्हाई स्टेबिलिटी ये पहले ही बता देना मैनेजर का कर्तव्य है, और यही हेनरी फेवल कह रहे हैं। 3 S समझे क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर का नाम एड इंसो, आंसर का नाम ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिवीजन ऑफ, डी से डिसिप्लिन, इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो एस से कितने एस? 3 एस। पहला सबऑर्डिनेशन ऑफ, दूसरा एस स्केलार, तीसरा एस स्टेबिलिटी ऑफ। 3 एस समझ में आएगा एवरीवन? आखिरी ओ पे आ जाते हैं दोस्तों, ये आखिरी एस था। इसके बाद ओ पे जब आते हैं तो ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर। मैंने शुरुआत में भी एक्सप्लेन किया, राइट थिंग एट द राइट प्लेस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। चीजें जब सही जगह पर होती हैं तो काम करने का वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो जाता है। चीजों का सही ऑर्डर में होना बहुत जरूरी होता है। चीजों का जब सही ऑर्डर में हो गई होंगी तो वो एम्प्लॉइज को बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। एम्प्लॉइज का काम करने का तरीका बदलेगा और वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, बेहतर से और बेहतर हो पाएंगे। सो द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, ये मार्क कर लो, इसको लिख लो, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, मतलब हर चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसकी जगह पर होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। यानी अगर उसका बेहतर और बेस्ट काम निकलवाना है तो चीजों का बेस्ट जगह पर, सही जगह पर होना जरूरी है। Human resources should be placed at right place and on right job. The principle focuses on the proper utilization of physical and human resources. इसका मकसद क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। समझे? ओ से ऑर्डर समझा क्या? सोर्स का सो समझा क्या? 3 एस और एक ओ, 3 एस और एक ओ, 3 एस और एक ओ, 3 एस और एक यू। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यू से 2, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। हमारा शिवम सबकी सुनता है, हमारा शिवम सबकी सुनता है। कई बार बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि सिराज सर की सुनूं, जयेश सर की सुनूं, मिनाज सर की सुनूं कि खुद की सुनूं, और इसीलिए परेशान हो जाता है, रिजल्ट चाह नहीं आता है। कहीं ना कहीं दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है,
मतलब आपको जो कमांड मिल रहा है वो अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों से मिल रहा है और आप वो कमांड ले भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे और कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। आपको हमेशा कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर ये बहुत जरूरी है कि हर सुपीरियर को एक ही सबऑर्डिनेट हो, हर सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर हो। इसी से वो अच्छे से कमांड हासिल भी कर पाएगा और उसी को रिपोर्ट भी कर पाएगा। उसको मालूम है मेरे को इसको ही जवाब देना है, उसको पता है मुझे इसको ही रिपोर्ट करना है, और इससे यूनिटी ऑफ कमांड से सक्सेसफुल ज्यादा हो पाएंगे, रेशियो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। यस, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन कर लो, शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली, शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली। This principle helps in managing conflicts and solving disputes among people in the organization. मतलब झगड़े, कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। It also helps in avoiding confusion, helps in avoiding. If an employee receives commands from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be followed. This is wrong approach. मतलब अगर वो ज्यादा लोगों से कमांड ले रहा है तो वो wrong approach है। For this, the organizational hierarchy should be well defined. ये लिख लो, each employee should know his immediate superior and should receive orders from only him. उसको हमेशा एक ही व्यक्ति पता होना चाहिए उसका सुपीरियर कौन है और उसी से उसको सारा कमांड लेना। इजी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगले पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्शन। बहुत ही इजी और फेमस लाइन है, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड वन प्लान। आप अगर 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, मेरा एम ये है, मुझे आगे जाके सीए की पढ़ाई करनी है, या मुझे सीएस की पढ़ाई करनी है, या मुझे बीकॉम मैथ बीएमएस करना है। जो भी आपका लक्ष्य है वो आज ही लिख के रख देना चाहिए, क्योंकि वही आपका डायरेक्शन बनेगा। इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बिटवीन यू। याद रखो, आपके और आपके गोल के बीच में कोई और आना नहीं चाहिए, और इसके लिए देयर शुड बी यूनिटी इन डायरेक्शन। There should be one head and one plan in every organization. Each group in the organization should have the same objective. हर ग्रुप का मकसद सेम होना चाहिए, क्या? ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर। जैसे परचेज वालों को एक मैनेजर है, सेल्स वालों को एक मैनेजर है, सेल्स मैनेजर वही उनको गाइड कर रहा है। परचेज वाला सेल्स को गाइड करने आ जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यूनिटी इन डायरेक्शन होना चाहिए और सिंगल प्लान पे सभी को काम करना चाहिए। सोर्स में SOU समझा क्या? एक बार फटाक से बोलता हूं, ध्यान रखना। एड इन सोर्स में A से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D से डिवीजन ऑफ वर्क, D से डिसिप्लिन, इन बोले तो एड इन याद है। सोर्स में कितने S? पहला S सबऑर्डिनेशन ऑफ एस से स्केलर चेन, याद आ रहा है स्केलर चेन। तीसरा एस स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, ओ से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओ से। उसके बाद हमने देखा बॉस यू से यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। इतना समझ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। आर से आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पगार। फेयर रेम्यूनरेशन। कैसा रेम्यूनरेशन? कैसा रेम्यूनरेशन? कैसा रेम्यूनरेशन? न थोड़ा ज्यादा, न थोड़ा कम, न थोड़ा ज्यादा, न थोड़ा ज्यादा, न थोड़ा ज्यादा। रेम्यूनरेशन जो है ना, ये बहुत मायने रखता है, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम्यूनरेशन का अप्रोप्रिएट होना। Appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for the long span of time. कई लोग तो पगार के वजह से ही कंपनी छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, कंपनी से रिजाइन कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, अच्छा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ये छोड़ देना पड़ेगा।
एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल। अगर अच्छी पगार दोगे तो उनका ग्रोथ होगा, वो और एफिशिएंटली काम करेंगे और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि पैसा ज्यादा मिल रहा है तो वो और मेहनत कर पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन, एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन के बाद सी से आता है सोर्स का सी, सेंट्रलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पावर्स का सेंट्रलाइज्ड होना, कुछ पावर सेंट्रलाइज्ड होंगे तो उनका यूज अच्छे से होगा, प्रॉपरली होगा। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज। निर्णय लेने का अधिकार ये सबको दे दोगे तो कोई कुछ भी करेगा। निर्णय लेने का अधिकार, डिसीजन मेकिंग का अधिकार कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए सिर्फ मैनेजर्स के पास, तो वो मैनेजर सही डिसीजन ले पाएंगे। समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से है ना, कभी कभी डिसेंट्रलाइजेशन भी करना पड़ता है, लेकिन वो ओनली इफ रिक्वायर्ड है। कई ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जरूरत पड़ती भी है, कई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी पड़ती है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन वन हैंड। छोटा संस्था है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही मैनेजर है, सारे डिसीजन वही लेता है। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक मल्टीनेशनल है, उस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही मैनेजर होगा तो उसका डिसीजन सब तक पहुंचेगा नहीं, और इसीलिए बहुत सारे मैनेजर्स होंगे, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया क्या? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन छोटी संस्थाओं के लिए ओके, वहां पर आपको एक कम कर्मचारी हैं, कम एम्प्लॉइज हैं, तो एक व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, सारे पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं उसी के हाथ में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन तब काम आता है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं तो मैनेजर्स भी बहुत सारे लगते हैं। एंड दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा ये? सेंट्रलाइजेशन का मतलब याद रखो तो सब याद रहेगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज। छोटा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डन डन डन। ओके, सोर्स के अंदर आखिरी 2 पॉइंट्स, दैट इज इक्विटी एंड एस्पिरिट द कॉर्प्स। ई से इक्विटी, ई से एस्पिरिट द कॉर्प्स। ई से इक्विटी, ई से इक्विटी। इक्विटी बहुत ही सिंपल सी चीज है, समानता, इक्वल। याद रखो, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स while dividing the work and delegating the authorities, deciding the monetary terms etc. मतलब एक ही ग्रुप में काम करने वाले, एक ही लेवल पे काम करने वाले दो लोगों का पगार अगर अलग अलग है तो वहां पर झगड़ा होगा, वहां पर जेलेसी होगी, गिल्टीनेस होगा, बुरा लगेगा। मतलब दो लोग हैं, सेम काम करते हैं, सेम ऑफिस में, एक ही ग्रुप के, एक ही टीम के हैं, लेकिन एक की पगार 50,000 है और एक की 20,000 है। तो जिसकी कम है डेफिनेटली वो सोचेगा ना, यार सेम काम करता है लेकिन मेरे से ज्यादा क्यों? क्योंकि ये मैनेजर का खास है। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे बिहेवियर से इक्विटी दूर हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति आगे जाकर के छोड़ देता है। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए तो इक्विटी फॉलो करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज। It is also suggested that remuneration should not be dependent on the department, but at the level on which subordinates are working. पहला E समझा। दूसरा E क्या है? Esprit de corps। Esprit de corps में याद रखो टीम वर्क, याद रखो यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या याद रखोगे? यूनियन इज याद रखो, यूनियन मतलब एक ग्रुप। वंस अगेन हमने एक पॉइंट पढ़ा था ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा कि यार खुद के इंटरेस्ट को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, खुद के इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना है। खुद के इंटरेस्ट को क्या करना है? खुद के इंटरेस्ट को क्या करना है? आप अगर
खुद के इंटरेस्ट का सोच रहे हो तो आप यूनियन का नहीं सोच रहे हो. It is necessary that you work for the team. You work for whom? For the team. याद रखो, running any organization is a group activity, and human resources are the valuable asset of the organization. If all employees are working as a union and with mutual trust, the difficulties can be solved quickly. आखिरी लाइन पढ़ता हूं, बहुत अच्छे से समझ जाएगा. याद रखो, therefore as a leader, manager should create a spirit of teamwork and understanding among employees. जब एक स्पिरिट ऑफ टीम वर्क होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही सब एकजुट होकर के ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए काम करेंगे. क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन हिट तो एम्प्लॉय सुपर हिट, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ही प्रॉफिट. याद रखिए, ये 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े. एड इन सोर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन. इन बोले तो इनिशिएटिव, इन बोले तो एड इन सोर्स. एस से 3 पॉइंट. पहला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा स्केलार चेंज, दूसरा क्या था? तीसरा एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, तीसरा एस क्या था? तीसरा एस क्या था? ओ से ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर. ओ से यू से 2 पॉइंट्स, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड. आर से रेम्यूनरेशन, आर से सी से सेंट्रलाइजेशन, सी से, और ई से 2 पॉइंट्स, इक्विटी और एस्पिरिट दी को, इक्विटी और. मैं उम्मीद करता हूं आपने पूरे 14 लिख लिए होंगे. ये शॉर्ट कोड के साथ ये पॉइंट्स मार्क कर लो. हर पॉइंट में ना 2-2 लाइन लिख के रखो रिवाइज करने के लिए. हैंडबुक के अंदर जब भी खोलो, भले बोर्ड एग्जाम में 5 ही पढ़ के जाओ, 6 ही पढ़ के जाओ, जितना तुमको सही लगता है पढ़ के जाओ, लेकिन अगर ये 14 लिखे हुए रहेंगे ना तो ये किसी भी दूसरे आंसर में, केस स्टडी हो या कुछ और, आपको ये जरूर हेल्प करेंगे. और इसीलिए ये 14 प्रिंसिपल इस शॉर्ट कोड के साथ बाय हार्ट करके रखो, दिमाग में फिट करके रखो. उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर. आज के टारगेट के हिसाब से ये है हमारा तीसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. आप लोगों के सामने है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. हेनरी फेयोल की तरह ही एक मैनेजमेंट के महान गुरु एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिए गए ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल. अब मन में 14 प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आता है कि साला और बच गया था कि और साइंटिफिक दे रहा है ये कुछ. तो ये साइंटिफिक होता क्या है? तो यहां पे थोड़ा सा सूझबूझ के साथ, थोड़ा सा समझदारी के साथ, यहां पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जैक्ट रिसर्च करते हुए कहा जा रहा है कि ऐसा करेंगे तो भाई काम बेड़ा पार हो जाएगा. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर मोर थॉटफुल. हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल भी बहुत जबरदस्त हैं और उनका भी रियल लाइफ में बहुत उपयोग है, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स देने में कामयाब साबित हुए. कहीं ना कहीं यहां पर एग्जैक्ट वे में एफ.डब्ल्यू. टेलर गाइड करते हैं कि यार कोई भी काम करने का एक ही तरीका हो ऐसा जरूरी नहीं है. एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हैं कि एक काम को करने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, आप बेस्ट तरीका यूज कीजिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिले. तो एफिशिएंसी अभी सिंपल है. वो एफ.डब्ल्यू. टेलर भाई साहब जो हैं वो बोलते हैं यार जो टेम्पो में से सामान नीचे उतारना का काम है ना, लोडिंग अनलोडिंग का काम जो एक मजदूर करता है, उसको भी साइंटिफिकली सोचकर बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है और बेस्ट वे से करें तो आसानी से बिना ज्यादा मेहनत के किया जा सकता है. और बहुत सारे लोग करते भी हैं. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेलर्स आ चुके हैं, उससे भी सामान को अनलोड कर दिया जाता है. तो अगर साइंटिफिकली सोचें तो काम को इजी बनाया जा सकता है. इसीलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए. इससे रिलेटेड और भी आंसर्स एफ.डब्ल्यू. टेलर से रिलेटेड या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं टेक्स्ट बुक में. हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे अगर वो आंसर इसमें कवर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आंसर जो है ये इंपॉर्टेंट आंसर है. अपन यहाँ पे चैप्टर 1 वाइंड अप करेंगे. अगले वीडियो सीरीज से, अगले लेक्चर से अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 ऐसे गोल्डन आंसर्स हैं जिनके बिना पेपर का सेट होना मुश्किल होता है. बहुत सारी जगहों पे इसके पॉइंटर्स भी आपको केस स्टडी वगैरह में काम आएंगे, डिस्टिंग्विश में काम आएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आंसर एफ.डब्ल्यू. टेलर का. एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये जो आंसर है कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का है और इन 6 पॉइंट्स को
आसानी से याद रखने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है MDH, साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH, साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH, MDH, MDH. Boss, scientific management consists of knowing what exactly the resources, that is the human resources, men should do exactly, and seeing that they do it in the best and cheapest manner. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा कब होगा? जब उसका पैसा भी बचेगा ना। तुम बहुत सारे तरीके हैं सामान को गाड़ी से उतारने के, उसमें से जो सस्ता और बेस्ट तरीका है वो आपको अपनाना है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। अंडरस्टूड? सो द मेन मोटिव इज वेरी क्लियर कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो तरीके हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो ये देखते हैं कि आप बेस्ट तरीके से काम करें और आप चीपेस्ट तरीके से काम करके दिखा दें। अंडरस्टूड? तो MDH के अंदर सबसे पहले आता है मेंटल रिवॉल्यूशन। FW टेलर जो है वो एक सिंपल सी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे, दिशाओं को बदलो तो। वो बोल रहा है मेंटल रिवॉल्यूशन है, सब दिमाग का खेल है भाई। दिमाग की बत्ती जला, सिंपल है। अगर तू सोचेगा काम डिफिकल्ट है, काम ऐसे ही हो सकता है, वैसे ही हो सकता है, तो नहीं, साइंटिफिकली सोच, मेंटली थोड़ा सा रिवॉल्यूशनाइज्ड करना पड़ेगा अपने आप को और फिर काम करना पड़ेगा, इससे काम बेहतर ढंग से हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल फोकस इज ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज। ये मार्क कर लो, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। मैनेजमेंट का एम्प्लॉइज की ओर नजरिया और एम्प्लॉइज का मैनेजमेंट की ओर नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी है। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दोनों मजबूत पिलर्स हैं। एम्प्लॉय के बिना संस्था नहीं चल सकती, मैनेजर के गाइडेंस के बिना एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर सकता, और इसीलिए बोथ आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। दे शुड गिव full cooperation for achieving goal of organization. This will increase productivity and profit. Simple सी बात। मेंटल रिवॉल्यूशन लाओ, एटीट्यूड चेंज करो, अपना नजरिया दूसरों को देखने का बदल दो। एम समझा क्या? MDH साइंस एंड कोऑपरेशन। डी से आते हैं डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिए, डिवीजन ऑफ वर्क के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डिवीजन होना चाहिए बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉइज। ये क्या बोल रहे हैं टेलर भाई साहब? बोल रहे हैं मेजर प्लानिंग जो है ना, इट इज डन बाय टॉप एंड मिडल लेवल, एंड एम्प्लॉइज आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। अर्नव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट डालें। अकाउंट्स मीनाज सर पढ़ाएगा, सिराज सर पढ़ाएगा, थियरी का बाप बैठा है वो बाप पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करने का है? बांटने का है। डिवीजन बहुत जरूरी है। सब एक ही के सर पे पड़ा रहेगा तो होगा क्या? मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई डिवीजन ऑफ वर्क के साथ साथ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर्स। मैनेजर्स शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉइज। याद रखिए, इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉइज। दोनों का ही सुधार होगा, एफिशिएंसी होगी और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएंगे। MDH का और M और D समझा गया? D से एक और पॉइंट आता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। Development of employer and employees. Development of employer and MDH.
M से मेंटल रिवॉल्यूशन, D से डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, बस मैं तो सिर्फ यही काम करूं, टैली फैली मेरा काम नहीं। कई लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होते हैं जो बोलते हैं मुझे तो यार मैं यही काम करूं, वो काम मेरा नहीं है, ये काम तेरा है, ये काम तू कर, वो काम तेरा है, ऐसा वैसा। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, ना आपका विकास होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज ऑलवेज एसेंशियल कि आप स्किल्स को ऐड ऑन करें, नई नई चीज सीखें, और नई नई चीज करते हुए आपका भी डेवलपमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी। एंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों का अगर डेवलपमेंट होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। एंड दैट इज व्हाई याद रखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Thus, providing training and development programs to the employees whenever required is very essential. आपने देखा होगा कई कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉइज को अब्रॉड तक भेजने लगी है ट्रेनिंग के लिए, आगे की एडवांस स्टडीज के लिए, ताकि वो सीख करके आए वहां से और अपनी कंपनी के लिए और अच्छा काम करें, है कि नहीं। तो ये ट्रेनिंग, अब जॉब पे जाने के टाइम पे बीपीओज में आजकल कॉल सेंटर्स में पहले 3 महीना ट्रेनिंग दी जाती है, पेड ट्रेनिंग, और उसके बाद आपको वो ट्रेनिंग के आधार पे काम करना होता है। तो ट्रेनिंग देने से आपकी स्किल्स बढ़ती हैं और आप और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप डेवलप करें, आपके साथ एम्प्लॉय डेवलप करेगा और साथ ही साथ दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा। दोनों डी समझा, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड आगे बढ़ते हैं। एमडीएच में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तू मैं में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बात का बतंगड़ बना रहा है, मैनेजर ज्यादा बोला, छात्र कहां जाए, देखो दादागिरी कर रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जमीर? बहुत रिलैक्स होना चाहिए। आपको काम करने में आनंद आएगा तो आप रेगुलरली वहां जाकर के काम कर पाएंगे ना। एक ऑफिस में अगर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक काम हो रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे की बुराई हो रही है, पीठ पीछे अगर आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, अगर आपको सही ढंग से काम करने नहीं दे रहे, पॉलिटिक्स हो रही है, तो आपका वहां पर मन नहीं लगेगा, आप ज्यादा समय तक वहां पर टिक नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। इससे आपका भी नुकसान है और संस्था का भी नुकसान है। तो माहौल कैसा होना चाहिए? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हार्मनी मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच हार्मनी होनी चाहिए। 1970s में अक्सर ये देखा जाता था कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को ना संभालता नहीं था ठीक से, तो एम्प्लॉइज क्या करते थे? यूनियन बना के नारे लगाते थे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल करो, बंद करो काम। क्यों? क्योंकि हार्मनी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आज ट्रेड यूनियंस के माध्यम से मैनेजमेंट भी उनको समझने लगा है, उनकी बातों को समझने लगा है और इससे काम आसान होने लगा है, क्योंकि हार्मनी से ही ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। There should be proper harmony between employees and management. This coordination will help in minimizing conflicts between them. इस पॉइंट में इतना ही याद रखो, क्योंकि लड़ाई झगड़ाई तो कम करना है ना। Minimizing conflict between them, between whom? Employees and the management. Employees and the management. समझा क्या? MDH समझा, मेंटल रिवॉल्यूशन लाने का। D से डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, एच से हार्मनी नॉट, हार्मनी नॉट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तुक्का मत लगाइए, गेस वर्क पे काम मत कीजिए, डिसीजन आहिस्ता लेने का, ठोक बजा के सोच समझ के एकदम। साइंस, साइंटिफिकली जब आप सोचते हैं किसी सिचुएशन के बारे में और डिसीजन लेते हैं, उसमें सक्सेस का रेशियो ज्यादा होता है रैदर देन इन गेस वर्क। जब आप सिर्फ अंदाजा लगा के ऐसे ही फैसला ले लेते, जब आप सोचते हैं हाँ कर दे, देखेंगे बाद में सोचेंगे,
तो सक्सेस रेशियो कम होता है। वहां पे गैस वर्क पे कभी कभी आदमी सक्सेसफुल हो भी जाता है, लेकिन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो भाई FW टेलर सिंपल सी बात बोलते हैं कि यार अगर टाइम बचाना है, बार बार धक्के नहीं खाने, तो रूल ऑफ थंब फॉलो मत करो। In order to increase organizational efficiency, the rule of method should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work. मतलब आपको गैस वर्क पे फैसले नहीं करने, साइंटिफिक एनालिसिस से पूरा सोच समझ के डिस्कशन करके एक वस्तु को अगर करने के 4 तरीके हैं तो चारों में से बेस्ट कौन सा है वो सोच करके ही निर्णय लेना है। तो बेसिकली एकदम इजी पॉइंट है, साइंस बट नॉट रूल ऑफ MDH साइंस समझा क्या एवरीबॉडी। आखिरी पॉइंट पे आते हैं, कोऑपरेशन। सुना सा पॉइंट है, हमने स्पिरिट द कॉर्प्स भी सुना था, हमने टीम वर्क के बारे में भी सुना हमारे हेनरी फेयोल भाई साहब के आंसर में। उसी प्रकार का ये आंसर है। ये आंसर बोलता है कोऑपरेट करो एक दूसरे से, बोलता है कोऑपरेशन से काम करो। हर एक को हर एक की जरूरत है। सेल्स डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए परचेज वालों के साथ, परचेज वालों को पेमेंट वालों के साथ। हर डिपार्टमेंट अगर तालमेल बना के चलेगा, एक दूसरे से कोऑपरेट करेगा और सिर्फ खुद की नहीं सोचेगा, इंडिविजुअलिज्म नहीं करेगा, तो ही सफलता मिलेगी। If you think about only yourself, then you will never succeed. You have to work as a team, as a group, because management is a group activity. The principle emphasizes on mutual cooperation between the workforce, that is employees and management. Management को employees को अपना समझ के काम करवाना है, एम्प्लॉइज को संस्था को अपना समझ के काम करते रहना है। वो अगर ऐसा अपनेपन से काम करेंगे, कोऑपरेशन से काम करेंगे, तो एक ना एक दिन सैलरी भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी होगा और मैनेजमेंट खुश होगा कि यार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, बेनिफिट्स दिला रहे हैं, प्रॉफिट्स दिला रहे हैं और इससे सफलता मिल रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज को भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज 2 पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने यहां पर तीसरा आज का आंसर कंप्लीट किया। क्वेश्चन का नाम था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और यहां पे आंसर का नाम MDH साइंस एंड कोऑपरेशन। MDH। इसी तरह अगर आप कोऑपरेशन करेंगे तो ऐसे ही हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस आसान से रिवीजन में, और इस सिंपल रिवीजन के साथ यू विल बी सक्सेसफुली कंप्लीटिंग फुल OC सिलेबस इन वेरी फ्यू डेज। तो आई होप आप ऐसे ही कोऑपरेट करेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।